प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ जब कोई आवाज बुलंद करता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता उसका अनुसरण भी करती है। जब ऐसे व्यक्ति को जनता का साथ मिल जाता है तो वह व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ता है। ऐसा ही एक व्यक्ति है जो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ है और जनता भी उसके साथ जुड़ रही है। इस शख्स का नाम वैसे तो संजय शर्मा है, लेकिन इनको जनता ने बटका भाऊ का नाम दे दिया है और अब यही नाम इनकी पहचान बन गया है। आज के दौर में बटका भाऊ एक नाम ही नहीं बल्कि एक मुहिम बन गई है। गरीब बेसहारों के लिए मसीहा बने बटका भाऊ कोरोना काल में हो रही राजनीति से विचलित हैं और अब वह कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। ये हलचल आने वाले विधानसभा चुनावों में दोनों ही पार्टियों के समीकरण भी बिगाड़ सकती है। आज के हालात और भविष्य की योजनाओं पर बटका भाऊ यानी संजय शर्मा ने अपने बेबाक अंदाज में उज्जवल हिमाचल से विशेष बातचीत में अपनी बात साझा की। सुने क्या कह रहे हैं बटका भाऊ। नमस्कार, स्वागत है उज्जवल हिमाचल टीवी में। और इस वक्त हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो शख्स नहीं, अपने आप में एक शख्सियत है। नाम है संजय शर्मा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनको इस नाम से जानते हैं। उनका जो असली नाम इस वक्त हिमाचल की जनता और आसपास के क्षेत्रों की जनता जानती है, वो है बटका भाऊ। तो ज्यादा विलंब ना करेंगे, हम सीधे बटका भाऊ से आपको मिलाएंगे और जानेंगे कि क्या है उनके विचार और किस तरह से वो आज के दौर को देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है उज्जवल हिमाचल टीवी में आपका। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद जी। बड़का भाऊ, कैसा वक्त निकला अभी, कौन सा वक्त चला है? देखिए, वक्त जैसा किसी एक आम आदमी का निकल रहा है वैसे मेरा भी निकल रहा है। बाकी कोरोना की इस आपदा में जो देश पर आई हुई है, तो उसमें सबसे आपको उचित दूरी बना के बिना मतलब के घर से बाहर ना निकल के, ठीक उसी तरह जिस तरह आम आदमी का वक्त निकल रहा है उसी तरह मेरा भी निकल रहा है। अच्छा, कहीं चर्चाएं ये भी हैं कि बड़का भाऊ अब नजर नहीं आ रहे जो गरीबों के बीच में होते थे, जरूरतमंदों के बीच में होते थे। देखिए महोदय, सबसे पहले तो मैं आप ही को थोड़ा सा टोकूंगा। शायद ये प्रश्न आप चुने हुए प्रतिनिधि से करते तो शायद ज्यादा उचित होता, क्योंकि उनकी डायरेक्ट जिम्मेवारी बनती थी कि उनके विधानसभा के लोग, उनके लोकसभा क्षेत्र के लोग किस दशा में हैं, इस आपदा की स्थिति में उनके पास खाने को है या स्वास्थ्य सुविधा उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो उनकी ये प्रथम ड्यूटी बनती थी। जहाँ तक बड़का भाऊ की बात है तो जनाब आपको बताता चलूं, बड़का भाऊ कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं। बड़का भाऊ एक विचारधारा है। तो आपको संजय शर्मा कहीं नहीं दिखता है, तो बड़का भाऊ तो आज भी लोगों की सेवा में कई हैं जो लगे हुए उस विचारधारा को आगे करने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये क्वेश्चन करना कोई जायज रहेगा सर। अच्छा, एक तो कई परिवार ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ आपने ली है, आपके टीम ने ली है। तो इस काल में जैसे आप घर से नहीं निकले हैं, तो स्वास्थ्य कारणों का भी रहा, तो क्या उन लोगों तक मदद पहुंची जो आपने जो कमिटमेंट थी वो पहुंच पाई? नहीं, डेफिनेटली उन लोगों से लगातार दूरभाष के माध्यम से मैं खुद भी टच में हूँ। मेरी टीम जो भी बड़का भाऊ के नाम से टीम है वो लगातार टच में है। अभी पिछले कल ही जिला सिरमौर के पांवटा में एक हमारी सिस्टर है लीला जी, बहुत बुरी परिस्थितियों में, उनके पास मकान नहीं था। पिछले कल से उनके मकान का काम स्टार्ट हुआ है, तो उन लोगों तक डायरेक्टली टच में है हम लोग। इस महामारी के दौर में सरकारी व्यवस्था जिसके के आप हमेशा से विरोधी रहे हैं, विरोधी नहीं कह सकते, एक आलोचक रहे हैं, जहां आपको लगता है गलत है वहां आपने उसका विरोध किया है। तो इस काल में जो 70-80 दिन का ये जो काल है, 15 मार्च के बाद से 20 मार्च के बाद से, तो कैसी आप इसको आंकते हैं, किस तरह से देखते हैं सारी सरकारी व्यवस्थाओं को इस नजरिए से? देखिए जनाब, मैं आपको बताता चलूं कि शायद अब ये सिर्फ मेरे आंकने वाली बात रही नहीं है, क्योंकि आम आदमी या जो जनता है वो
उसके सामने इस विपदा ने सारी चीजें, व्यवस्था की जितने होल हैं, कितने सुराख हैं, और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का जो वो हिटलर वाली मानसिकता है उसको भी सामने लाया है। और गरीब कहाँ खड़ा है इस पूरी आपदा में। आपकी जो हालांकि परमपिता परमात्मा की दया से हिमाचल अभी अछूता है। हिमाचल में अभी कोरोना इतनी गंभीरता से अभी स्प्रेड नहीं हुआ है और ना ही संभावना है आने वाले उसमें। लेकिन देश की बात जहाँ तक है तो देश में जो महानगर है उनकी बहुत बुरी हालत है। स्वास्थ्य सुविधाएं मेरे ख्याल से पूरी तरह चरमरा गई हैं, और जहाँ तक लोग भूख से मरे हैं, लोग ट्रेनों के नीचे कुचले गए हैं, पुलिस की मार खाई है लोगों ने। तो अब ये वक्त वाकई में अब एक आम आदमी को आंकना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है सरकारों और प्रशासन का। जो प्रयास सरकारों के रहे, प्रशासन के रहे, गरीबों को राहत पहुंचाने में, जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने में, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितने आप उसको नंबर देते हैं? नहीं, कतई संतुष्ट नहीं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको यहीं इसी इलाके में बता दूंगा कितने परिवार जिनको जरूरत थी वहां तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, मैं आज कुछ कैमरा पर आने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कुछ लोगों तक पहुंचाया गया हो कुछ, लेकिन असल में जिनको जरूरत थी उन तक कुछ भी नहीं पहुंचा है। और इसमें मतलब अब गरीब ही नहीं, इसमें मिडिल का जो तबका है वो भी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि अब मिडिल वाले के पास प्रॉब्लम ये है कि वो ना मांग सकता है किसी से, ना अपनी मजबूरी खुल के किसी को बता सकता है वो। हाँ, तो वो उसके बारे में भी सोचना चाहिए था। बहुत सारे युवा हमारे जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, नालागढ़ बद्दी या दिल्ली जाके किसी, उनकी वापसी, घर वापसी का जो हुआ, वापसी के बाद उनको जो सैलरी का बोला गया था, तो मुझे नहीं लगता कि मार्च के बाद किसी भी संस्थान ने, किसी भी औद्योगिक संस्थान ने उनको किसी सैलरी का इंतजाम किया है, उनका आगे भविष्य की चिंता की हो। तो कोई भी कहाँ व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, तो मेरी समझ से तो परे है। रोजगार की बात आई तो अब प्रदेश में बेरोजगारी पहले ही ज्यादा थी, कई मौकों पर आप ये बात उठा चुके हैं। जी जी। तब अब लगता है कि ये संख्या और बढ़ेगी। जी जी। तो भविष्य किस तरह से देखते हैं आप युवाओं का? नहीं, देखिए अब युवाओं को अभी शायद ये बात बहुतों को अखरेगी, बहुतों को बुरी लगेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि युवा सरकारी नौकरी की तरफ ना भागे, हैं, प्राइवेट में भी उनका भविष्य है। प्राइवेट में क्या भविष्य है अभी ये नजर आ गया होगा सबको। अब गवर्नमेंट जॉब, अब ये सरकारों को चाहिए कि अब रोजगार के जो संसाधन है उसको पैदा करे, कागजों में नहीं, भाषणों में नहीं, उसको धरातल पर उतारे। कुछ ऐसी योजनाएं लाए रोजगार को लेके, ताकि युवाओं को जो है वो रोजगार मिल सके। अदरवाइज तो आप भाषण में बोलते रहेंगे, अंतिम व्यक्ति कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। तो अब धरातल पर काम है रोजगार के जो संसाधन है उनका सृजन करने के लिए, और ऐसी योजना युवाओं को उस तरफ उनको उनका मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कि आपको भविष्य में आगे क्या करना है। राजनीति से भी आप कुछ समय जुड़े रहे जी। अब जो सीधी राजनीति है उससे आप किनारे हो गए हैं। जो मौजूदा वक्त में जिस तरह से दो प्रमुख दलों के बीच की राजनीति चली हुई है उसको क्या देखते हैं और किस तरह से देखते हैं आप उस तरह? ये सत्ता, अब राजनीति मात्र एक सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है। वो चाहे एक दल हो चाहे दूसरा दल हो, एक दल को इसलिए छटपटाहट है कि वो सत्ता के बाहर है, और दूसरा दल इसलिए हावी हो रहा है कि वो सत्ता के ऊपर है। तो राजनीति इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई किसी को किसी के बारे में नहीं पड़ी हुई है। ये आज की डेट में आपसे मेरा सवाल है, ऐसा कोई एक नेता बताए जो चुनावी राजनीति में आया और गरीब हो गया हो, बीपीएल है IRDP की योजना के उसमें आ गया। तो अगर ऐसा हुआ तो ये राजनीति मात्र एक सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं, सब दिखावा है। लोकसभा चुनाव जो पिछले हुए थे उनमें, उसके बाद विधानसभा चुनावों में भी, उसके बाद भी कई मौकों पर कई लोगों ने मांग की कि बड़का भाव चुनाव लड़े। यहाँ तक के धरना प्रदर्शन आपके घर के बाहर बैठने की भी नौबत आई, लोग बैठे भी। जी जी। तो आपने तब तो नहीं माना जी। और एक लंबे अरसे से दरकार है हिमाचल में तीसरे विकल्प की। जी। तो आपका क्या मानना है कि तीसरा विकल्प होना चाहिए, और अगर होता है तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? नहीं, जहां तक देखिए, जहां तक योगदान वाली बात है तो फिलहाल
अभी हमें लगता है, जो टीम बड़का भाव है उसे अभी ये लगता है कि अगर राजनीति से बाहर रह के अगर व्यवस्था की लड़ाई अगर लड़ी जा सकती है व्यवस्था को सुधारने के लिए, तब तक हाँ, अगर परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं तो मुझे लगता है कि तीसरे विकल्प के लिए, लेकिन मात्र सत्ता में आने के लिए नहीं, एक ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए जो बुरी तरह से बिखर चुकी हैं, ये सारी चीजें ठीक करने के लिए तीसरा विकल्प जरूरी है, बशर्ते कि किसी नेक नीति से सामने आए तब। बड़का भाव जब भी संजय शर्मा जी, बड़का भाव कह लीजिए, जब भी आए हैं तो सरकारों के विरोध में आए हैं, सरकारों के कई फैसलों के विरोध में, सरकार की नीतियों के विरोध में। क्यों इतना असंतोष आपको रहता है और किन किन आप सरकारी नीतियों से, सरकार के फैसलों से कहिए, निर्णयों से कहिए, आप खफा हैं? और क्या ऐसा आप चाहते हैं कि ये चीजें रुक जाए, जिन चीजों को आप बोलते हैं कि क्या जो चीजें रुक जाएं उसके बाद किसी को बड़का भाव बनने की जरूरत ना पड़े? क्या देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए जी, मैं अक्सर और सिर्फ मात्र सरकारों के विरोध में नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके ही किसी एक सवाल के जवाब में बताया था कि विपक्ष भी जो कुव्यवस्थाएं होती हैं ना, उसमें सरकार का नहीं, विपक्ष भी उसमें बिल्कुल का भागीदार होता है, क्योंकि विपक्ष जहां चुप रहता है ना तो उसकी सेम भागीदारी होती है। अभी आपको मैं बताऊं कि मैं वर्तमान स्थितियों की बात कर रहा हूं। मेरे यहाँ से या पूरे हिमाचल से सैकड़ों हजारों युवा दिल्ली, लखनऊ, बंगाल, मुंबई में छोटी छोटी नौकरियां, छोटी छोटी इंडस्ट्री में नौकरियां करते थे, जिनको जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी कि कोई भी सैलरी नहीं रोकेगा, वो उस विश्वास में रहे और वो जैसे तैसे कैसे घर पहुंचे हैं ये आप सभी जानते हैं। अब यहाँ आके जब वो मुझसे बात करते हैं, हजारों लोग मुझसे बात करते हैं कि हमें तो सिर्फ मार्च की ही सैलरी मिली है, उसके बाद हमें पूछा तक नहीं गया। अब जब हम फोन करते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि भैया अपना देख लो, अब क्या करना है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आना था, मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या डिसीजन दिया है। अब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि नहीं देगा, मतलब सैलरी नहीं रोकेगा कोई भी, और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जा रहा है ताकि उनको मिले। तो आप समझ रहे हैं, समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ मैंने मैनकाइंड करके एक फार्मा इंडस्ट्रीज है, दवाइयां बना, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उनके एमडी को कई इंटरव्यू में बोलते सुना कि ये जो कुछ ईपीएफ करता है प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं, वहां पर काम करने वाले कामगारों का कुछ ईपीएफ करता है 100, 200 या 300 उनका डेजिग्नेशन के हिसाब से, वो 80,000 करोड़ रुपया है अभी। वो क्यों नहीं लोगों को देती सरकार, जबकि वो पैसा भी नहीं का है वो। तो विरोध ना करूं तो क्या करूं बताओ। व्यवस्था से लड़ाई है आपकी, कुव्यवस्था जिसे बोल सकते हैं, कुप्रबंधन, कुव्यवस्था, ये पहले से भी चली आई और आगे भी चली रहेगी। बीच में आप जैसे आएंगे चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इसको जड़ से खत्म करने के लिए कोई प्लान? मैं बताया, थोड़ा इंतजार करिए, ये चीजें मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा। थोड़ा कोरोना को थोड़ा सा ये जो माहौल है बिगड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा ठीक होने दें। जैसे ही कोरोना का माहौल थोड़ा सा ठीक होता है, राजनीतिक माहौल हम बिगड़ा देंगे। लॉकडाउन खत्म हो गए हैं, अनलॉक शुरू हो गए हैं और लोग निकल भी गए हैं, तो क्या उम्मीद करेंगे कि अब बड़का भाव फिर से उसी रफ्तार से मैदान में दिखेंगे टीम से, या कोई और योजना बनाई है? नहीं, अभी हमें लगता है कि अभी हमें अपने काम करने का तरीका जो है वो कुछ बदलना होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल के लिए कब तक लड़ेंगे। एक इंडिविजुअल के लिए लड़ना, तो अभी हम थोड़ा अपने पूरी टीम जो अपने काम के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएगी, रफ्तार शायद उससे ज्यादा, पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, और लेकिन काम के तरीके में जरूर बदलाव रहेगा। कुछ समय से आपकी टीम में नए लोग जुड़े हैं, नए चेहरे जुड़े हैं, तो भविष्य में भी यही उम्मीद की जा सकती है? किस तरह के लोग आप अपने साथ जोड़ रहे हैं और किस तरह के? नहीं, मैं जहाँ तो जोड़ने वाली बात है, मैं किसी को जोड़ता नहीं हूँ। अब जिसको काम अच्छा लगता है, कुछ उसमें रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये आने वाले समय में जैसे ही कोरोना के चलते थोड़ा परिस्थितियां थोड़ा ठीक होती हैं, ये आपको दिख जाएगा कि कुछ
मतलब अब जो है असंतोष की जो राजनीति के प्रति जो असंतोष है, जो रोष है राजनेताओं के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, अब वो कहीं ना कहीं विद्रोह का रूप लेगा। और बड़का भाऊ ने संकेत दिए हैं कि जैसे ही कोरोना का माहौल ठीक होता है, राजनीतिक माहौल वो बिगड़ाने वाले हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं, संजय जी, क्या ये नेताओं के लिए खतरे की घंटी माने हम? नहीं, इसको मात्र घंटी नहीं, शंख थाली जो भी मानना है आप मानिए इस चीज को, इसको मानिए आप। बट मैं फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ, मैं आपको आप बताएं, आप मैक्सिमम नेता सभी का बैलेंस शीट चुनाव के टाइम में जब नॉमिनेशन भरते हैं आता है करोड़पति से ऊपर मैक्सिमम, कोई इक्का दुक्का कोई बेचारा रह गया होगा तो। कोरोना की आपदा में आप सरकार होते हो, उम्मीद आम जनता से करते हो, उसी आम जनता से जिसने आपको उस सीट तक, सत्ता की गद्दी तक पहुंचा दिया। चलो आम जनता फिर आपके साथ खड़ी हो जाती है, आपको सहयोग करती है। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, आप क्या करते हो, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को उस पैसे से फोन लेके खरीद के दे देते हो। क्यों विश्वास करे आप पर लोग, बताएं आप, जनता क्यों विश्वास करे आप पर? करोड़पति नेता जो चुने हुए हैं, क्या उन्होंने वो इस समय देश पर आई इस आपदा में वो सामने आकर फ्रंटलाइन पर आके क्या थोड़ा बहुत अंशदान नहीं कर सकते हैं क्या? 80,000 जनाब, 80,000 मिलियनियर अरबपति हैं इस देश में, कहां है वो सारा पैसा इसी जनता के सर पर बनाया उन्होंने, सरकार बनी इस जनता के वोटों से। फिर क्यों विश्वास करे जनता इन पर, बताएं आप। मेरा सवाल आपसे, क्यों विश्वास करें इन पर? सवाल वाकई में गंभीर है। ये एक खास जगह का नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का सवाल है। हर जगह यही सवाल है कि आखिर जनता विश्वास करे तो करे किस पर। और कुछ लोग होते हैं जो बदलाव की उम्मीद लेकर आते हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि बदलाव हो, प्रदेश हित में हो, देश हित में हो और जल्द हो। इसी के साथ धन्यवाद।